नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस दूसरी वीडियो में हम हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, हर टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम को देखेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमें मेरिट लिस्ट में आना है और अपना नंबर पक्का करना। तो प्यारे दोस्तों, अब दूसरी वीडियो में हम हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा के अंदर हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान या जो पार्क हैं हरियाणा के अंदर हैं, उनकी जो संख्या है वो 2 है। यानी कि टोटल हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 2 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क के बारे में या राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि ये गुरुग्राम के अंदर मिलता है, ठीक है। तो अगर यानी कि गुरुग्राम जो ज़िला है उसके अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। सुल्तानपुर में भी एक फरूख नगर जगह है, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो गुरुग्राम आपको याद रखना है। याद कैसे करेंगे? सुल्तान बनने के लिए भी आपको किसी न किसी गुरु की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सुल्तान बनने के लिए आपको किसी न किसी गुरु की ज़रूरत होती है। तो आपको याद रखना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो गुरुग्राम के अंदर है। तो प्यारे दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। और ये फरूख नगर, गुरुग्राम में एक जगह है फरूख नगर, वहाँ पर हो सकता है गुरुग्राम ना दे, फरूख नगर दे दे, ठीक है। तो फरूख नगर को याद रखना, फरूख नगर गुरुग्राम के अंदर ही है, ठीक है। देखो, फ़क्र होता है जब गुरु का कोई चेला सुल्तान बन जाए। फ़क्र होता है, फरूख को फ़क्र से याद बनाओ। फ़क्र होता है जब गुरु का कोई चेला सुल्तान बन जाए। तो याद रखना, फरूख नगर जो है वो गुरुग्राम के अंदर ही है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो हमने देखनी है। अच्छा, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जो इसकी स्थापना की गई वो कब की गई? 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली के प्रयास द्वारा, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली के प्रयास द्वारा, इनके प्रयासों द्वारा 1971 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मतलब इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1972 के अंदर इसको आरक्षित किया गया। जो वन्य जीव जंतु हैं उनके लिए 1972 में इसको क्या किया गया? आरक्षित किया गया, ठीक है। एक डेट और याद रखनी है, 1989, ठीक है। इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। किसका दिया गया? राष्ट्रीय पार्क का दर्जा। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला इसको? 1989 को, ठीक है। तो याद रखना है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, फरूख नगर जगह पे। और 1971 में इसकी जो स्थापना की गई, ठीक है, वो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों के द्वारा की गई, ठीक है। 1972 में इसको आरक्षित कर दिया गया कि भाई अब ये वन्य जीव जंतुओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। अब इसमें और कोई चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ ये वन्य जीव जंतुओं के लिए होगा, ठीक है। 1989 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको दे दिया गया, ठीक है। इसके बारे में बच्चों हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर सलीम अली कौन है? जो डॉक्टर सलीम अली हैं वो एक पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है, बहुत ही फेमस पक्षी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो इसकी खोज करी थी ना, वो पीटर जैक्सन ने करी थी, पीटर जैक्सन ने। लेकिन जो इसकी स्थापना करने का जो मोस्टली श्रेय जाता है वो डॉक्टर सलीम अली को जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों की वजह से, ठीक है, इन्हीं की प्रयासों की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से
जो इन्होंने पक्षियों के जीव जंतुओं के प्रति, ज़्यादातर तो पक्षियों से प्रेम करते थे, जीव जंतुओं के प्रति जो इन्होंने प्रेम दिखाया उसकी वजह से इसकी स्थापना हो पाई। तो मेन तो ये है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसकी एक खासियत है कि इसमें ना 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की। कितनी? 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की, ठीक है। अलग अलग तरह के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और उनमें से एक फेमस है साइबेरियन पक्षी है। साइबेरियन पक्षी की वजह से बहुत फेमस है, ठीक है। ये मान लो कि 4 चांद लगा देता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। जो साइबेरियन पक्षी होता है, जो साइबेरिया देश से आता है, ठीक है। ये प्रवासी पक्षी है, ठीक है। ये प्रवासी पक्षी है, साइबेरिया से आता है। यूरोप और जो मध्य एशिया है, यूरोप और मध्य एशिया से और साइबेरिया से ये पक्षी आता प्रवास के लिए। क्योंकि जहाँ से ये आते हैं ना, वहाँ पर लगभग सितंबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में ये आते हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के महीने में ये आते हैं और ये मार्च अप्रैल के महीने तक रुकते हैं। मार्च अप्रैल के महीने तक रुकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आना शुरू हो जाते हैं और मार्च अप्रैल में ये वापस जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ से आने का एक रीज़न ये है दोस्तों कि वहाँ पर जो ज़मीनें हैं या वहाँ पर जो झील है जहाँ पर ये रहते हैं, उस स्थान पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा हो जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसकी वजह से आप ये लगा लो कि इनको खाने की असुविधा हो जाती है। तो ये खाने की सुविधा के लिए यहाँ पर आते हैं, प्रवास करने के लिए आते हैं। और ये साइबेरियन जो पक्षी है, मैंने बताया है कि ये सुल्तानपुर की एकदम ये लगा लो कि यहाँ पर लोग इनको देखने के लिए आते दूर दूर से। तो 4 चांद लगाने का काम करता है साइबेरियन पक्षी यहाँ पर। और 250 प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर पक्षियों की पाई जाती हैं। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों के द्वारा इसकी स्थापना हुई 1971 में, ठीक है। आरक्षित 1972 में इसके वन्य जीव जंतुओं के लिए आरक्षित किया गया, ठीक है। 1989 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। एक डेट और याद रखनी है आपको, 1991 में, ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था। ये एक ही बात है, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क में बोलूँ, ठीक है। अपग्रेड किया गया था, ठीक है। जो 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसके तहत इसको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था, ठीक है दोस्तों। 10 जनवरी अगर मैं बात करूँ, 10 जनवरी 2021 शिफ्ट 1, ठीक है, HSSC का पेपर था ग्राम सचिव का, ठीक है। किसका? ग्राम सचिव का। वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था। तो वहाँ पर जो ऑप्शन थे वो वहाँ पर ऑप्शन थे 1991, 1992, 1993 और 1994। तो आपको देखो यहाँ पर 1989 कहीं नहीं है, ठीक है। वैसे तो मिला हुआ था भाई 1989 को। ध्यान रखना है कि इन दोनों ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों मिलेंगे। तो राष्ट्रीय पार्क का दर्जा एक्चुअली में मिला तो यहाँ पर था अपग्रेड, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हो गया था, इसको अपग्रेड कर दिया गया। तो याद रखना, अब इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है। तो आपको ये बात इसमें ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या कुछ और विशेषता है? हाँ, इसके अंदर और विशेषता, वॉच टावर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। एक वॉच टावर है इसके अंदर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक वॉच टावर है प्यारे दोस्तों, वो इसके अंदर पाया जाता है। और क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो इसका है वो 142.52 हेक्टेयर, ठीक है, वो इसका क्षेत्रफल है। 142.52 हेक्टेयर इसका जो क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना प्यारे दोस्तों। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको सारी बातें याद रहें। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से पहला सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको राष्ट्रीय पार्क भी बोल सकते हो। गुरुग्राम के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो 1971 में स्थापना हुई, किसके कारण? डॉक्टर सलीम अली के कारण, ठीक है, जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि जो ये थे ना चौहान वंश, जो जैसे पृथ्वीराज चौहान, तो उन्हीं के वंशज के द्वारा, उन्हीं का कोई वंशज था सुल्तान, ठीक है, सुल्तान सिंह चौहान, उसके नाम पर इसका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा, ठीक है। और ध्यान रखना है डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों के द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। 1989 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया, अपग्रेड किया गया 1991 में, ठीक है। कितने प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पक्षियों की पाई जाती है? 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और किसका सहयोग था इसको खोजने में? पीटर जैक्सन का भी इसका सहयोग था। साइबेरियन पक्षी यहाँ पर फेमस है, ठीक है, जो साइबेरिया से आता है, ठीक है, या मध्य एशिया यूरोप से आता है ये, ठीक है। बहुत सारे सितंबर अक्टूबर के महीने में आते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में चले जाते हैं वापस। यहाँ पर एक क्या है? वाच टावर भी यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? एक वाच टावर भी है। तो ये तो हो गया हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हम दोस्तों जानेंगे कलेसर जो दूसरा है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये दूसरा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। ये दूसरे नंबर का है। मैंने बताया था टोटल 2 हैं, तो उसमें से दूसरा ये है कलेसर, ठीक है। और ये है यमुनानगर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद करोगे? ठीक है, तो देखो, एक तो पहली बात तो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूंगा ना, क्षेत्रफल की प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो इसका 11,570 के आसपास 11,570 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, या इसका क्षेत्रफल है, या इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है 11,570 एकड़ में। तो हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर इससे छोटा है, काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है, तो कलेसर है। याद कैसे करेंगे? कलेसर, कलेसर से वर्ड निकाल लिया कलेस, कलेस। कलेस हमेशा क्या होता है? छोटी चीज़ों पर होता है, बड़ी चीज़ों पर। हमेशा हर आदमी चाहता है कि उसको बड़ा हिस्सा मिले, बड़ी चीज़ मिले, तो वो बड़ी चीज़ पर हमेशा क्या करेगा? कलेस करेगा। तो आपको याद रखना है कलेसर, ठीक है। तो कलेसर जो है, कलेसर में से हमने कलेस निकाल लिया, तो जो हम इससे रिलेट करके चलेंगे कि कलेसर जो है वो क्षेत्रफल में बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ये यमुनानगर के अंदर पाया जाता है। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे कि ये यमुनानगर के अंदर है? इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कल सर मैं यमुना नदी में नहाने जाऊंगा। कल सर हम यमुना नदी में नहाने के लिए जाएंगे, ठीक है। कल सर हम यमुना नदी में नहाने के लिए जाएंगे। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि देखो, यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी बहती है, कुछ हिस्सा टच कर रहा है, और इस साइड देखोगे तो हरियाणा में भी, ठीक है। अब हरियाणा वाले और उत्तर प्रदेश वाले क्या है कि यमुना नदी के पानी को लेकर हमेशा क्या करते रहते हैं? लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कलेश करते रहते हैं। मतलब हरियाणा वाले बोलते हैं कि नहीं ये हमारी नदी है, इसके पानी पर तो सिर्फ हमारा हक है। उत्तर प्रदेश वाले बोलते हैं कि ये हमारी नदी है, इसके ऊपर तो हमारा हक है। तो मतलब कुल मिलाकर ये दोनों कलेश करते रहते हैं। तो कलेश से क्या आ जाएगा? कलेश करते रहते हैं किसके ऊपर? यमुना नदी के पास। यमुना से क्या आ जाएगा? यमुनानगर, ठीक है। और एक आपको याद रखना है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से होकर यमुना नदी बहती है, ठीक है। यमुना नदी, ठीक है, तो ताजेवाला से निकलती है, यमुनानगर के ताजेवाला से एंट्री करती है हरियाणा के अंदर। तो यमुना नदी जो है वो इसके एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, यमुना नदी, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। और क्या है, इसके अंदर साल के पेड़ पाए जाते हैं। साल की लकड़ी आपने सुना होगा, साल के वृक्ष इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? साल के वृक्ष इसके अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, अगर हम स्थापना की बात करेंगे ना,
तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2003 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। सुल्तानपुर की 1971 में तो क्या किया गया था स्थापना, 1972 में उसको आरक्षित किया गया, 1989 के अंदर उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला और 1991 के अंदर उसको अपग्रेड किया गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थापना 2003 के अंदर हुई थी। ठीक है, क्षेत्रफल 11,570 एकड़। ये राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर। ठीक है, यमुना नदी ठीक इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। साल के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं और ये किसी खास चीज़ के लिए फेमस है, उसको बोलते हैं लाल जंगली मुर्गे। लाल जंगली मुर्गे, लाल जंगली मुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, या तो ये ऐसे मिलेगा लाल जंगली मुर्गे, या इसको इंग्लिश में भी लिखा मिल सकता है रेड जंगल फाउल। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब एक ही है, लाल जंगल मुर्गे बोले या रेड जंगल फाउल बोले, लाल जंगली मुर्गे या रेड जंगल फाउल, तो आपने याद रखना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और क्या हो सकता है दोस्तों, इसके अंदर एक जंगल मचान पाया जाता है, जंगल मचान इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जंगल मचान इसके अंदर पाया जाता है। लाल जंगली मुर्गे इसके अंदर पाए जाते हैं, रेड जंगल फाउल जिसको बोला जाता है। ठीक है, यमुना नदी ठीक इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ना जंगली बिल्लियाँ भी पाई जाती, जंगली बिल्लियाँ, जंगली बिल्लियाँ भी इसके अंदर पाई जाती है। जंगली बिल्लियाँ बोलो या आप इनको जंगली की जगह हो सकता है धब्बेदार लिखी आ जाए। धब्बेदार का एक मतलब ये भी होता है। ठीक है, चितकबरी, चितकबरी जो बिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। हिरण वगैरह भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यमुनानगर के अंदर 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई। ठीक है, क्षेत्रफल में बड़ा इन दोनों में से, सुल्तान में से और कलेसर में से बड़ा जो है वो कलेसर है। ठीक है, 11,570 एकड़ है और उसका कितना था, 142.52 हेक्टेयर। ठीक है, वो उसका इतना था। और यमुना नदी ठीक इसके बीचों बीच से होकर साल के पेड़ यहाँ पर पाए जाते, विशेषता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लाल जंगली मुर्गों के लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध है। ठीक है, जंगली बिल्लियाँ या धब्बेदार बिल्लियाँ, या फिर आप बोल सकते हो कि चितकबरी बिल्लियाँ यहाँ पर मिलती हैं। जंगल मचान इसके अंदर बना हुआ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको इन दोनों के बारे में याद करनी। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम राष्ट्रीय पार्क के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि 2 थे, दोनों के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे वन्यजीव अभयारण्य की। तो वन्यजीव अभयारण्य जो हैं हरियाणा के अंदर वो टोटल 8 है। कितने हैं? 8। वो टोटल कितने हैं? 8। अगर मैं पहले की बात करूंगा तो वो है कलेसर, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। अब तुम कहोगे कि ये तो आपने बताया था कि ये राष्ट्रीय उद्यान था। राष्ट्रीय उद्यान भी है ये और वन्यजीव अभयारण्य भी, यानी कि कलेसर जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये वन्यजीव अभयारण्य भी है। दोनों साथ के साथ में है और दोनों यमुनानगर में ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यमुनानगर में ही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा अगर मैं बात करूं अबूबसैर, अबूबसैर है। ठीक है, ये सिरसा के अंदर पाया जाता है, सिरसा के अंदर पाया जाता है और ये काला तितर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। काला तितर के लिए, काला तितर के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा फेमस है? तो वो है अबूबसैर। ठीक है, और ये सिरसा के अंदर, ठीक है, सिरसा के अंदर है अबूबसैर। अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। वो राष्ट्रीय
जो कलेसर था ना वो राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ा था, ये वन्य जीव अभ्यारण्य में बढ़ा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब उपशहर जो है जो सिरसा के अंदर पाया जाता है, काला तीतर के लिए बहुत फेमस है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूंगा तो छिलछिला। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका मिलेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर मिलेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा? छिलछिला। ठीक है, कुरुक्षेत्र में पाया जाता है। इसको याद कैसे करोगे? छिलछिला से बना लो आप छिलका। तो भाई मैं जा रहा था, मेरे दोस्त ने क्या किया कि मेरे आगे जानबूझ के छिलका गिरा दिया, जिससे मैं गिर गया। हम दोनों के बीच में युद्ध हो गया, लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा युद्ध से क्या रिलेट होता है कि महाभारत का युद्ध, और महाभारत का युद्ध हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो याद रखना है छिलछिला यानी कि छिलका। छिलके से आपको स्टोरी याद आएगी कि भाई हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, तो वो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब उपशहर को याद रखोगे कि ये सिरसा के अंदर है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं और कौन कौन से हो सकते हैं, एक है आपका खापरवास। ठीक है, एक आपका खापरवास है दोस्तों, और एक आपका क्या है? भिंडावास। ठीक है, भिंडावास को देखोगे ये दोनों के दोनों ही झज्जर के अंदर हैं। किसके अंदर हैं? झज्जर के अंदर है। तो खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें या भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, तो ये दोनों के दोनों झज्जर के अंदर हैं। इनको याद कैसे करोगे? अगर कोई चीज़ जर जाए, जर से क्या हो जाएगा? झज्जर। अगर कोई चीज़ जर जाए तो उसको वॉश कर लेना चाहिए, उसको वाश कर लेना चाहिए। वाश का मतलब क्या होता है? ये वाला वाश। वाश का मतलब धो लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ जर जाए, जर से यानी कि झज्जर, तो उसको वाश कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? वाश कर लेना चाहिए। तो वाश से क्या आ जाएगा? खापरवास, भिंडावास। ये दोनों जिनके पीछे वास आ रहा ना वो झज्जर के अंदर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर के अंदर। अबूबसर जो है सिरसा, जो काला तितर के लिए फेमस है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबूबसर। सबसे छोटा छिलछिला कुरुक्षेत्र, क्षेत्रफल में सबसे छोटा। ठीक है, एक छोटे से छिलके की वजह से हमारी लड़ाई होगी। ठीक है, और यानी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया भाई। ठीक है, तो याद रखना है। खापरवास भिंडावास मैंने करवा दिया है कि कोई चीज़ जर जाए तो उसको वाश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो और क्या क्या हो सकते हैं? और हो जाएगा आपका नाहर, छठा नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका मिलेगा रेवाड़ी में। कहाँ पर मिलेगा? रेवाड़ी में। ठीक है, तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर मिलेगा? रेवाड़ी के अंदर मिलेगा। ठीक है, नाहर, नाहर से कैसे रिलेट करोगे आप इसको? नाहर, नहर में क्या गिर गई? मेरी सारी रेवड़ी गिर गई। नहर के अंदर मेरी सारी रेवड़ी गिर गई। ठीक है, नहर के अंदर मेरी सारी रेवड़ी गिर गई। ठीक है, एक है वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़, और एक है तुम्हारा आठवां खोल ही रेतान, खोल ही रेतान। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे ये पंचकुला के अंदर, किसके अंदर? पंचकुला के अंदर प्यारे दोस्तों ये पाया जाता है। इसकी कुछ विशेषता हैं वो आपने याद रखनी है। एक तो ये गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है, गिद्धों के लिए, गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है जीव जंतुओं की। ठीक है, जीव जंतुओं की प्रजातियों के लिए, वनस्पति की विभिन्नताओं के लिए, और बहुत सारे गिद्धों के लिए जो खोल ही रेतान है वो, जो वीर शिकारगढ़ है, ठीक है, वो वीर शिकारगढ़ है, इसके लिए फेमस। ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। तो वीर शिकारगढ़ जो है वो गिद्धों के लिए, वनस्पति जीव जंतुओं के लिए
क्या है, फेमस है। तो आपको ये ध्यान रखना, दोनों ही पंचकुला के अंदर मिलेंगे, आपको ये भी ध्यान रखना। अब इनको याद कैसे करेंगे कि भाई वीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान पंचकुला के अंदर है, तो आपको इनको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। देखो पंचकुला में क्या है, पंचकुला है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ भी उसी साइड है। तो आप देखोगे पंचकुला में बहुत सारे, ठीक है, वनों में सबसे सबसे ज़्यादा वन है, सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वन, ठीक है, सबसे ज़्यादा वन जो हैं वो पंचकुला के अंदर पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाका, भाई पहाड़ी इलाकों में तो बहुत सारे वन पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पंचकुला के अंदर है, ठीक है। अब पहाड़ी भी हैं, बहुत सारे वन भी हैं, तो कोई भी शैतान है, ठीक है, या डाकू है, वो रैतान को शैतान से रिलेट करो, इसमें वर्ड दिखागा आपको रैतान, रैतान को शैतान से डिनोट करो। अब वो कहाँ छुपेगा, वो पहाड़ियों के अंदर जो पेड़ पौधे होंगे बहुत सारे वहीं पे तो छुपेगा। अब अगर शैतान का शिकार करना है तो उसके लिए कोई वीर व्यक्ति होना चाहिए। अगर शैतान का शिकार करना है तो उसके लिए कोई वीर व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि पंचकुला की पहाड़ियों पर जाकर अगर किसी शैतान का शिकार करना है तो उसके लिए एक वीर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। पंचकुला की पहाड़ियाँ सबसे ऊपर, ठीक है, शैतान बैठा है ऊपर, ठीक है, पंचकुला में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पंचकुला की पहाड़ियों में छिपकर बैठा है, ठीक है, और उसका शिकार करने के लिए कोई वीर व्यक्ति चाहिए। तो प्यारे दोस्तों आपको ये याद रखना है कि वीर शिकारगढ़ जो है फेमस है वो गिद्धों के लिए है। वनस्पति, विभिन्न प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है और बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर जीव जंतुओं की पाई जाती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से कलेसर यमुनानगर के अंदर, अबूबसर सिरसा, छिलछिला कुरुक्षेत्र, खापरवास बिंडावास झज्जर, नार वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला और खोल ही रेतान ये भी पंचकुला के अंदर, ठीक है। सबसे छोटे बड़े की बात करेंगे तो अबूबसर है सिरसा के अंदर, ये सबसे प्यारे दोस्तों ये सबसे बड़ा है आपका, ठीक है, अबूबसर, ठीक है, सबसे बड़ा है। अगर आप इसकी याद देखोगे ना, जो 11,570 था उसी के करीब है, 11,570 हमने किया था ना दोस्तों, तो उसी के करीब है ये लगभग, ठीक है। तो कहाँ गया ये अबूबसर, तो आप कहोगे इसको 11,520 हेक्टेयर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये तो केवल और केवल 29 वर्ग किलोमीटर, कौन से वाला, ये वाला छिलछिला जो है ये 29 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका एरिया है, ठीक है। बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, अबूबसर हो जाएगा, बड़ा कौन सा हो जाएगा, अबूबसर हो जाएगा, ठीक है, जो काला तितर के लिए फेमस है, ठीक है। और छोटा कौन सा हो जाएगा, छिलछिला हो जाएगा, जो कि कुरुक्षेत्र में है, और 29 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया, ठीक है। अगर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा पूछे तो कलेसर है, वन्य जीव अभयारण्य में सबसे बड़ा पूछे तो अबूबसर है, ठीक है, और छोटा पूछे वन्य जीव अभयारण्य में तो तुम्हारा छिलछिला, तो इसको बात याद रखनी, ठीक है। तो ये थे हमारे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। एक छोटा सा चीज़ और बची है इसमें, वो और कर लेते हैं साथ के साथ में। प्यारे दोस्तों सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, चीज़ों को ध्यान से सुनो, ठीक है, और एक टॉपिक को एक बार पढ़ो, फिर उसको ध्यान से पढ़ने के बाद 4-5 दिन बाद फिर पढ़ो, ऐसे ऐसे करके 3-4 बार रिवाइज करोगे तो वो टॉपिक अपने आप में आसान लगने लग जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो आप करोगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हम करते हैं कुछ आरक्षित क्षेत्र हैं जो जीवों के लिए हरियाणा के अंदर हैं। तो जैव आरक्षित अक्षेत्र, तो जैव आरक्षित अक्षेत्र जो हैं हरियाणा के अंदर वो कितने हैं टोटल, वो 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। जैव आरक्षित अक्षेत्र जो हरियाणा के अंदर है दोस्तों वो कितने हैं, 2 हैं। पहला तो कौन सा है, पहला है सरस्वती, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित अक्षेत्र, ठीक है। तो ये है, तो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसको पुराने समय में
सोनसर के नाम से भी जाना जाता है, सोनसर के नाम से भी जाना जाता पुराने समय में। ठीक है, तो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसको पुराने समय में सोनसर के नाम से भी जाना जाता है। और ये अगर आपको देखा जाएगा तो ये ना कैथल, इसका करेक्ट आंसर आएगा कैथल। कैथल के अंदर ये पाया जाता है, लगभग 80% कैथल के अंदर इसका एरिया है। ठीक है, और थोड़ा बहुत हिस्सा इसका कुरुक्षेत्र के पास भी है, लगभग 20%। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मोस्टली एरिया तो कैथल के पास है, इसका करेक्ट आंसर तो कैथल ही आएगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम कैथल पे जाएंगे, अगर ऑप्शन में कैथल नहीं है तो फिर आप कुरुक्षेत्र पे जाओगे। ठीक है, तो सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसको पुराने समय में सोनसर के नाम से भी जाना जाता है, और कैथल के अंदर है लगभग 80% एरिया है, कुरुक्षेत्र के पास केवल 20% एरिया है। ठीक है, और करेक्ट इसका आंसर वैसे तो कैथल ही होगा, क्योंकि देखोगे तो इसके पास ज़्यादा एरिया है। दोनों ऑप्शन में है तो इसके पास, अगर ये ऑप्शन में नहीं तो फिर उत्तर हमारा ये आएगा। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हमारा वीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र। ये कहाँ पर है, जींद के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो वीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो जींद के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, देखो सरस्वती तो हम सोनसर, इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है, सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती सोने से नहीं मिलेगी सर। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा सोता ही रहेगा, पढ़ेगा ही नहीं, तो विद्या की देवी सरस्वती क्या उसको कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कभी नहीं मिलेगी उसको, सोने से कभी नहीं मिलेगी सर उसको। ठीक है, एक तो याद करना सरस्वती जो है सोनसर। ठीक है, सोनसर, सोने से सर नहीं मिलेगी, विद्या की देवी सरस्वती। ठीक है, कैथल के अंदर है ये। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, थल, सोते कहाँ है, हमें कहाँ पर सोना चाहिए? थल पे सोना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वीरबारा, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो वीर लोगों को मारने की, कितनी भी कोशिश कर लो वीर लोगों को मारने की, वीर लोग बार बार जिंदा हो जाते हैं हमारे दिलों में। वीर लोग बार बार जिंदा हो जाते हैं, जिंदा से बन जाएगा जींद। वीर लोग हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं, बार बार हमें उनकी याद आती रहती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये हमने देखा है ये बहुत पूछा जाता है सोनसर। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, और प्यारे दोस्तों हमें अगर देखना था छिलछिला, जो हमने पढ़ा था ना, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखोगे सियोनची जंगल, ये इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर सियोनची जंगल भी पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको सोनसर के नाम से जाना जाता है। तो जंगल मचान तो पाया जाता था कलेसर के अंदर, और सियोनची जंगल जो पाया जाता है वो छिलछिला के अंदर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ये छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र जो कि कैथल के अंदर ज़्यादातर इसका एरिया है। ठीक है, इसको पुराना नाम सोनसर है। ठीक है, और वीरबारा जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो जींद के अंदर पाया जाता है। वीर लोग बार बार हमारे दिलों में जिंदा हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चन हमने इससे रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो हमने सारे के सारे कर लिए हैं। ठीक है, तो 250 तरह की प्रजातियाँ सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है उसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? अगर पक्षियों का स्वर्ग जो किसको कहा जाता है, वो सुल्तानपुर को कहा जाता है, क्योंकि 250 प्रकार की प्रजातियां वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
दोस्तों। तो कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 1-2 बार देख लेना तो आसानी से हो जाएगा। और आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और एक न एक दिन तो सिलेक्शन मिलेगा ही यार, आज नहीं तो कल हम कोशिश करते रहेंगे। आज नहीं तो देखो, वैसे तो पैटर्न जो है ना एसएससी का, एचएसएससी का, वो कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे। अब ये भी फिक्स नहीं है कि हरियाणा जी के कितने नंबर की आएगी। आप देख सकते हो कि ये हर दिन तो कोई ना कोई नोटिस निकालते रहते हैं, आज कुछ बोलते हैं कल कुछ बोलते हैं, किसी भी भर्ती को कैंसिल कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। सरकार तो हमें ऐसे ही मिली है, ऐसी उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन अब क्या करें, परिस्थितियों के साथ हमारे मजबूरी इतनी ज़्यादा हो गई है। अब तो ये जो सरकार है, थोड़ी बहुत उम्मीद है कि 1-2 भर्ती अच्छी निकल जाए तो सिलेक्शन हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच और गुड नाइट दोस्तों। अब सो जाओ, ठीक है।